तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और देखिए एग्जाम एनालिसिस से कितना फ़ायदा यहाँ पर लोगों को हुआ है वो भी आपको बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके। सारा एग्जाम एनालिसिस एमपीएसआई एमपीएसआई इनका भी एनालिसिस आप तक पहुंच सके और जल्दी एमपीएसआई और एसआई के लिए क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए आज की जो प्रश्न है पंकज ओझा जी 77 नंबर आए हैं इनके, इन्होंने सेंड किए हैं। आकाश करोसिया जी 79 नंबर आए हैं, इन्होंने सेंड किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं, साइंस से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है समूह 13 की एंथैल्पी यानी कि ऊष्माधारिता नीचे जाने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आपको बताया था नीचे जाने पर ऊष्माधारिता घटती चली जाती है। शुरू में ही आपको इसके बारे में बता दिया था जब प्रश्न आ रहे थे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दाएं से बाएं आने पर क्या होता है ना। तो ये घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए समूह 13 की एंथैल्पी जिसे प्रथम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, समूह में नीचे की ओर जाने पर ये घटती चली जाती है। ठीक है, यह कमी बोरोन से एल्यूमिनियम तक होती है, लेकिन गैलियम में यह विचलन एक अलग विचलन देखा जाता है जहां इसकी एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर एंथैल्पी घटती चली जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनके सामने एमपीएसआई और एएसआई का एग्जाम है। इसके अलावा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि इस एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आ जाए एमपी पुलिस कांस्टेबल में, उनके पास में अभी मौका है। जैसे रायकर जी के देख सकते हैं 86 नंबर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 80 नंबर एक कान्हा गुर्जर जी के आए हैं। इससे पहले 83 नंबर अरविंद जी के आए थे। इन लोगों ने हमारे नोट्स से मात्र 3 से 4 दिन तैयारी की है। नोट्स को ये लोग कंप्लीट करके गए थे, तो नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में इनके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो आपके पास में भी मौका है, आप भी इतने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपये में उपलब्ध है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन नोट्स को कंप्लीट करके अगर आप जाएंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा जिन लोगों ने एमपीएसआई का फॉर्म भरा है उनके पास भी बेहतरीन मौका है। फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं और ये मौका हाथ से जाने मत देना। एमपीएसआई की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सभी 8-9 सब्जेक्ट के मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं सक्सेस जंक्शन के द्वारा। तो अपने ये नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए और फाइनली सिलेक्शन लीजिए एमपीएसआई, एएसआई, एलडीसी या फिर एमपी कांस्टेबल में। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। अगर आपको एमपी कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी, होमगार्ड के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है इसी पर। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगे की सारे नए पीडीएफ, सारे नए नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, ये भी आपको पहले करा दिया था कि यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता जो है वो दोगुनी क्यों नहीं होती। ध्यान रखना, प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता पूछी है कि प्रतिरोधकता डबल क्यों नहीं हो जाती है, और ये कथन बना करके पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता नहीं बदलती, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो पदार्थ की बनावट और तापमान पर निर्भर करता है, ना कि उसकी ज्यामिति पर। मतलब कि जो उसके अंदर टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा, उसकी बनावट कैसी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी ज्यामिति पर डिपेंड नहीं करता। लंबाई बढ़ाओ घटाओ, प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि तार की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध जो है वो 2 गुना हो जाता है, और उसी तार की लंबाई को अगर खींच देंगे तो खींचने पर जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाता है ना। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध तो चेंज होता है लेकिन प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है। प्रतिरोधकता स्थिर रहती है क्योंकि यह पदार्थ के प्रकार से तय होती है, ना कि उसके घटाने बढ़ाने से, है ना। तो पदार्थ पर डिपेंड करती है, यही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। देखिए, तो जो प्रतिरोधकता है वो आपका जो है पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो यह बताता है कि वह कितनी आसानी से विद्युत धारा का विरोध करता है। आकार से स्वतंत्र होता है, ये तार के आकार जैसे कि लंबाई या अनुप्रस्थ काट पर यह प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। यही आपके ऑप्शन में दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया भाई, थायरोक्सिन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं, और उसमें भी आपसे कथन वाले प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कथन बना करके बोल रहे हैं कि भाई ये कार्य हो सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के। तो चलिए पूरी बात आपको बता देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास, चयापचय, हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर की लगभग सभी प्रणालियों को प्रभावित करता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित भी ये करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गॉइटर, जिसे हम घेंगा कहते हैं, घेंगा नामक जो रोग है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, या फिर आयोडीन की कमी से भी यही रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है भाई, हॉकी में लगातार 30 जीत के बाद भारत का विजय रथ कब रुका था? तो वर्ष 1980 में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था ना हॉकी का, तो भारत एक नंबर टीम थी, हमेशा जो है वर्ल्ड कप जीती है। मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, ये सब लोग जो है उस टाइम पे टॉप प्लेयर हुआ करते थे। जैसे वेस्ट इंडीज ने शुरुआत में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हुआ था तो लगातार वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतता था, इसी तरह भारत भी जीतता था। लेकिन 1980 में आकर के जो है भारत का विजय रथ रुक गया था। ये 1980 आपके ऑप्शन में दिया गया था। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करके भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में अपने खेल का लोहा मनवाया था। जब आपका ओलंपिक शुरू हुआ था तो 1928 से लेकर के लगभग 28 सालों तक, 1956 तक भारतीय टीम लगातार जो है स्वर्ण पदक जीतती रही, लगातार नंबर 1 पर रही थी। 1980 में जो है ये विजय रथ रुक गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी परियोजना गंगा बेसिन से जुड़ी हुई है? तो जो परियोजना गंगा बेसिन से जुड़ी होगी उसके बारे में पूछा गया था। अब आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश से गंगा होकर निकलती ही नहीं है, तो कहाँ से गंगा बेसिन से गंगा बेसिन की परियोजना बन जाएगी? तो देखो, जो मध्य प्रदेश की ऐसी नदियाँ जो गंगा से लास्ट में जाकर के जुड़ जाती हैं, उन पर जो भी परियोजना बनेगी वो मध्य प्रदेश की गंगा बेसिन परियोजना कहलाएगी। अब ऐसी कौन-कौन सी परियोजना है वो देख लेते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश की माता टीला परियोजना हो गई एक, या तो ये ऑप्शन में दी गई होगी, या फिर बाणसागर परियोजना, ये दोनों में से एक आपको ऑप्शन में दी गई होगी। ये गंगा बेसिन से जुड़ी हुई है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है? तो बेतवा जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा सोन नदी जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। तो बेतवा पर माता टीला बनी हुई है, सोन नदी पर बाणसागर बनी हुई है, ठीक है ना? तो ये देखो, जबकि बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, जो गंगा की जो है एक प्रमुख सहायक नदी होती है। देखो, तो पहले हम माता टीला की बात कर लेते हैं। तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, जो यमुना नदी की एक सहायक नदी है और अंततः गंगा बेसिन का हिस्सा बनाती है। कैसे? बेतवा जाकर के मिलती है यमुना में दाएं सिरे से, यमुना जाकर के मिलती है गंगा में, और गंगा जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? तो ये हो गया। इसी गंगा में मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकल करके आती है, जो पटना बिहार के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां अंततः जाकर के गंगा में मिलती हैं, इसलिए इन पर बनी हुई सारी परियोजनाएं गंगा नदी बेसिन का हिस्सा होंगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बना हुआ है, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, और ये भी सीधे गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो इन दोनों में से एक आपका आंसर हो जाएगा। अगला, चंडी देवी का मेला पूछा गया था कि चंडी देवी का जो मेला है, जो सीधी बिहार में लगता है, तो उसमें चंडी देवी को कौन सी देवी का रूप माना गया है? तो देवी पार्वती का अवतार माना गया है। कई बार आपको चंडी देवी के मेले के बारे में जब बताया था तो पूरी जानकारी आपको दी थी। मेला वाली पीडीएफ उठा करके देख लेना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उसमें भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि चंडी देवी को पार्वती देवी का अवतार माना गया है, और हर एग्जाम एनालिसिस में हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में घोघरा गांव में चंडी देवी का मेला लगता है, और चंडी देवी को देवी पार्वती का अवतार माना गया है। तो स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में, ठीक है? अवतार चंडी देवी को देवी पार्वती का अवतार मानते हैं, और यह मेला हर साल मार्च अप्रैल के महीने में लगता है। एक बार ये डेट भी पूछ ली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? बहुत सिंपल प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए, ये मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यह गठन राज्य पुनर्गठन के बाद में हुआ था, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल जैसी पूर्व रियासतें शामिल थी। बाद में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश को उसका वर्तमान स्वरूप मिला है। तो अगर मध्य प्रदेश की गठन की बात करते हैं तो मूल गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राज्य पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप, और जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है भाई। अगला, भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? सिंपल प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसकी भी 2 डेट है, आइए देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर अपनाने की बात पूछें तो 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया। अगर लागू करने की बात पूछें, 26 जनवरी 1950 को देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अगला, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। 19 अगस्त से 1918 को
भोपाल मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर शर्मा के लंबे और प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ध्यान रखना, भारत के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अगला, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में। आइए देख लेते हैं। तो भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की आलोचना पर नियंत्रण लगाना था, ताकि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोधी सामग्री प्रकाशित न कर सकें। किसने लागू किया था? तो भारत के तत्कालीन वायसराय थे कौन? लॉर्ड लिटन। उन्होंने इसको लागू किया था। कब लागू किया था? 1878 में लागू किया था। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले, जैसे कि हिंदी, तमिल हो गया और आपका पंजाबी हो गया, इन भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर जो है रोक लगाना था, जिससे कि ब्रिटिश लोगों का दुष्प्रचार ना हो पाए। परिणाम क्या निकला? यह अधिनियम भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, जबकि अंग्रेजी अखबारों पर नहीं, जिसके कारण इसे बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ और बाद में लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसको रद्द कर दिया। तो ध्यान रखना, 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसको लगाया था, 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया, इसलिए रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, भारत में सबके लिए कानून कौन बनाता है? तो भाई सबको पता है, भारत में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। अब संसद में कौन कौन होता है? तो भारत में कानून बनाने का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा या राज्यसभा में अधिनियम आता है, ठीक है, विधेयक आता है, उसको पूरी तरह से चर्चा वर्चा करने के बाद में राष्ट्रपति उस पर अंतिम मोहर लगा देते हैं और फिर वो विधेयक कानून बन जाता है। इस तरह से भारत में कानून का निर्माण होता है, तो संसद के द्वारा निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, 2 मेले के प्रश्न आ जाए हैं। मेले वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना जिन लोगों ने भी लिया है, ठीक है। देखो, तो ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला लगता है। देखिए, मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है, जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह मेला ग्वालियर के घोसीपुरा में स्थित बाबा हीरामन भूमिया सिद्धपीठ देव स्थान व सत्यनारायण की टेकरी पर लगता है। यह मेला संत हीरा भूमिया की स्मृति में मनाया जाता है और इसमें सर्पदंश और विषैले बंद को काटने की विशेष परंपरा होती है। किसी को अगर सर्प काट लेता है तो उसको यहाँ पर ठीक किया जाता है। स्थान ग्वालियर, महीना हो गया आपका अगस्त और सितंबर के महीने में, भाद्र पक्ष कृष्ण की 14 को। ये ध्यान रखना, कभी कभी यही पूछ लेते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। भाद्र पक्ष कृष्ण की 14 को, ठीक है। विशेषता, सर्पदंश और विषबेल के बंद यहाँ पर काटे जाते हैं। अगला, 2023 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो बारबारा किंग्सोल्वर को 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। देखिए, तो 2023 के पुलित्जर पुरस्कार में फिक्शन के लिए बारबारा किंग्सोल्वर को उनकी किताब डेमन कॉपरहेड के लिए और हरनाज डिजाज को ट्रस्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। सामान्य गैर काल्पनिक साहित्य श्रेणी में रॉबर्ट सैमुअल्स और टोलुस ओरुनुपिया को हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा। अब इतने खतरनाक नाम है कि लोगों को याद ही नहीं रहते हैं। बस इतना याद रहता था कि 2023 का जो पुलित्जर पुरस्कार है सर वो पूछा गया था, तो वो हमने आपको बता दिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं गणित यानी मैथ में क्या क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस था कि एक बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है, वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जमीन से जो कोण बन रहा है वहां से उस बिल्डिंग की दूरी आपसे पूछी गई थी, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, 10 30 लगा करके निकाल सकते हैं। अगला, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos 60 दिया गया था। अगर cot का मान 3/4 रखना हो तो क्या उत्तर निकल करके आया था? मान पुट करने के लिए आपसे पूछा गया था। अगला, एक लड़के के घर से उसकी कोचिंग की दूरी 15 किलोमीटर है, उस लड़के की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी देर में वह अपने कोचिंग पर पहुंच जाएगा? तो ये आपका चाल से पूछा गया था। अगला, एक विक्रेता किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, पुनः उसी वस्तु को 30% हानि पर बेच देता है, तो कुल मिलाकर के कितना लाभ हानि हुई? मतलब कुल आपका जो है ये सक्सेसिव वाला पूछा गया कि 30% लाभ होता है, फिर 30% हानि होती है, तो टोटल क्या होगा? तो a + b + ab अपॉन 100 से ये आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न आपका बेलन का पूछा गया है। अगला, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र जो है, मतलब जो पिता है अपने पुत्र का डबल दोगुना हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी थी आपको। उसके बाद में 100 संख्याओं का कुल औसत 30 है, प्रथम 50 संख्याओं का औसत 40 है, तो अंतिम 50 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अगला, किसी वस्तु को मिलाने पर वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 30% का लाभ होता है, दोनों को मिला दें तो कुल जो बिलियन बना है उस पर 28% का लाभ होता है। तो बताइए जो पहले वाली वस्तु थी उसमें कितना बिलियन मिलाया गया था? एग्जैक्ट वो बता नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगला,
एक नल किसी टंकी को 2 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इस टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, दोनों मिलकर के कितने मिनट में भरेंगे, ये पूछा गया था। 5 पुरुष और 12 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 पुरुष 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन का 3 प्रश्न, एसआईसीआई का भी 1 प्रश्न पूछा था, बॉडमास का 1 प्रश्न, ट्रेन और नाव धारा चाल आज नहीं पूछे गए हैं। चलिए अगला रीजन की बात करते हैं तो मानस का स्थान किसी पंक्ति में आगे से 10वें स्थान पर है, पीछे से 30वें स्थान पर है, तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। कुछ लोगों का कहना सर एक्सचेंज वाला प्रश्न पूछा गया था कि वे अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा गया होगा। अगला, किसी साल के 1 अप्रैल को अगर गुरुवार है, यानी कि 1 अप्रैल को गुरुवार है, तो पूरे साल में कितने महीने गुरुवार से शुरू होंगे, ये पूछा था। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा, डायरेक्ट डेट पूछी गई थी। यदि ए को 2 लिखें, बी को 3 लिखें, इसी तरह डी को क्या लिखेंगे, ये पूछा था। एक प्रश्न डाइस से था, 2 प्रश्न एड्रेस वाले भी आ रहे हैं, तो 2 प्रश्न एड्रेस से आ रहे हैं। एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना एड्रेस बाय सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिगर काउंटिंग के 2 प्रश्न, जिसमें एक आयत काउंटिंग का था और एक ट्रायंगल काउंटिंग से पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। कथन निष्कर्ष के 5 प्रश्न हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के हैं। आज पजल आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई, तो पजल नहीं पूछा है। डायरेक्शन का आपका 1 से 2 प्रश्न है, बाकी साइलॉग के 2 प्रश्न हैं, एनालॉजी के 2 प्रश्न हैं, 2 और आपके 5 प्रश्न लगभग मानसिक अभिरुचि के पूछे जा रहे हैं, और ठीक है, बाकी आपको डायरेक्शन का बता दिया है। चलो मैथ की बात करते हैं तो लगभग 60 नंबर का 25 का मैथ है और 35 की रीजनिंग है। लगभग 60 नंबर के आसपास मैथ रीजनिंग पूछी गई है, 14 नंबर का साइंस है और इसके अलावा बाकी सब आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं। स्कोर की बात करते हैं, जो आज बच्चों ने स्कोर किया है 70, 72, 77, 79, 81, यहाँ तक स्कोर आज देखने को मिले हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स भी जो लोग चाहते हैं वो भी इसी पर मैसेज करके आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है अगर आपका एग्जाम हो तो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।